Hello my dear friends and students, you are welcome to my YouTube channel English Max। आज हम लोग करने जा रहे हैं CGL 2020 का सेट नंबर 7। ठीक है, तो 6 सेट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज 7th करने जा रहे हैं। हालांकि इस CGL के साथ साथ हम CHSL भी लेकर के चल रहे थे और CHSL के भी 6 कर चुके हैं। तो कुल मिला के आई थिंक कि हम करीब 12 सेट्स लगा चुके हैं SSC के। और चूँकि अप्रैल में अभी आप लोगों को हाल ही में पेपर है, जल्दी ही 4-6 दिन के बाद, और CHSL का जो पेपर है वो मई में है। ठीक है, तो इन दोनों एग्ज़ाम्स को देखते हुए देखिए CGL आपका है अप्रैल में। ठीक है, और जो CHSL है आपका वो है मई में। ठीक है, और जो MTS है वो उसके भी बाद में आएगा। तो अभी चूँकि अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं, इसलिए अभी मेरे मन में एक प्लान है कि हम इधर बीच में केवल CGL ही करा रहे हैं। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक डेली एक CGL का एक सेट CGL का करते रहेंगे। 7 ऑलरेडी 7वां करने जा रहे हैं, 6 कर ही चुके हैं, थोड़े से बचे हुए हैं, तो वो कोशिश करूँगा जल्दी करने को। और एक प्लान और है इसी बीच में, जब तक आपका CGL का पेपर नहीं हो जाता तब तक कोशिश कर रहा हूँ कि 2020 की जितनी भी एरर्स हैं, ठीक है, एरर्स हैं, फेलर्स हैं, इस तरह के एक सेगमेंट करके आप लोगों को करा देता हूँ। ठीक है, तो अब आज के बाद से केवल CGL चलेगा। CHSL अभी थोड़े दिन के लिए रोकेंगे जब तक CGL का पेपर चलेगा। CGL ख़त्म करने के बाद फिर CHSL पे इकट्ठा जुट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद MTS पर इकट्ठा जुट जाएंगे। क्लियर? तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। प्लान की बात तो हो गई हम लोगों की, आज शुरू करते हैं अभी CGL का सेट 7। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सेट 7 में। देखिए सेट 7 का पहला क्वेश्चन दिया है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये स्पेलिंग का वर्ड है। स्पेलिंग में क्या पूछा है, पहले देखिए लिखा है अनप्रिटेंसस, और दूसरा लिखा है इनक्रिमिनेटिंग, तीसरा लिखा है कैंसिलेशन, और चौथा है एम्बॉडीमेंट। मीनिंग जानना हो तो एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है शारीरिकरण हो जाएगा, कैंसिलेशन आपको पता है, इनक्रिमिनेशन का मतलब दूसरे में गलतियाँ निकालना। ठीक है ना, क्या होगा इसका, दूसरे में गलतियाँ निकालना। ये कुछ लोगों की आदत होती है, क्या गंदी आदत होती है, आप लोगों में नहीं होगी। और एक वर्ड, इन तीनों की स्पेलिंग सही है, किसी की स्पेलिंग गलत नहीं। अनप्रिटेंसस का मतलब क्या होता है, जो आकर्षक ना हो। और इसमें जो अनप्रिटेंसस की एक्चुअली स्पेलिंग होनी चाहिए वो SION की जगह पर TION होना चाहिए। ठीक है ना, TIOUS प्रिटेंसियस। तो प्रिटेंसियस में होगा TIOUS, ना कि SIOUS। तो गलती क्या है इसमें, SIOUS में S की जगह पर पे T होना चाहिए था। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए ये तो आपका स्पेलिंग का जो ये क्वेश्चन था उसमें कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन हुआ A। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 2 द ट्रीट्स। ये खाली जगह भरनी है। क्लियर हो गई बात? एक खाली जगह दी हुई है और इस खाली जगह पे हमको भरना है कि वहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड डैश। अच्छा, फिलर्स की एक थ्योरी होती है, जब किसी फिलर के पहले या उसके बाद में एंड दिया हो, तो एंड दिया हो तो ये देखना होगा कि एंड के बाद का जो वर्ड है एक्चुअली वो किससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज, यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब हो गई, और राइम के साथ हमें यहाँ कोई वर्ड जोड़ना पड़ेगा। जो भी वर्ड हम यहाँ लेना है वो राइम से मिलता जुलता होना चाहिए। तो राइम से मिलता जुलता वर्ड इसमें कौन है, डिनंसिएशन होगा नहीं, डिनंसिएशन होता है बदनामी या अपमान, तो ये लगेगा नहीं। ठीक है, साहित्य, ये राइम क्या है, ये लिटरेचर पोएम से जुड़ा हुआ है ना। एलिट्रेशन क्या होगा, ये भी पोइटिक टेक्निक होती है। राइम क्या होता है, राइम रिदम जो पोएम में होता है, तो एलिट्रेशन भी पोएम में यूज किया जाता है। वो एक छंद है और ये अलंकार है। ठीक है ना, तो राइम से मिलता जुलता जो वर्ड है वो इसमें कौन सा है, एलिट्रेशन है। ठीक है, पोएम वगैरह में खूबसूरती लाने के लिए जैसे राइम का प्रयोग किया जाता है वैसे एलिट्रेशन का प्रयोग किया जाता है, ये अलंकार हो जाता है। बात आई अल्टरेशन की।
ठीक है। तो अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरेशन होता है बदलाव, और डिजाइनेशन का मतलब होता है आपका कोई पद, ठीक है ना, आप किसी पद पे काम कर रहे हैं, वो हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो मिलता जुलता, राइम से मिलता जुलता वर्ड क्या था, राइम से मिलता जुलता वर्ड था आपका, चीज़ देखिए निशान गलत लग गया, राइम से मिलता जुलता वर्ड है एलिट्रेशन, तो आपका आंसर क्या होगा, एलिट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अब आया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा भैया, देखिए कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, यहाँ से देख लिया इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है किसकी, हाउ ब्यूटीफुल शी इज सेड बिटी। तो बिटी, अब यहाँ पर बिटी के बाद सेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए एक्सक्लेमेशन का निशान है, ये निशान लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ, यहाँ होगा एक्सक्लेम्ड, ठीक है ना, या बहुत ज़्यादा खुशी जो जाहिर कर रहा है कोई, एक्सक्लेम्ड। उसके बाद एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे तो लगाएंगे दैट लगेगा, और हाउ ब्यूटीफुल में हाउ ब्यूटीफुल नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा सी, ठीक है, दैट सी, और ये जो इज है, इज का क्या बन जाएगा, इज का बन जाएगा भैया वाज बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये सेड जो है या एक्सक्लेम्ड पास्ट में है, तो अगर ये पास्ट है तो इस इज का वाज बन जाना चाहिए। सी इज़ हाउ ब्यूटीफुल की जगह क्या हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर हो गई बात, हाउ ब्यूटीफुल की जगह वेरी ब्यूटीफुल, ये होगा। ठीक, चलिए देखते हैं कितना देखना है हमें, एक्सक्लेम्ड देखना है, दैट देखना है, वाज देखना है, और वेरी ब्यूटीफुल देखना है। आई थिंक इतने में तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। इन 4 ऑप्शंस में हमें अब क्या देखना है, 4 ऑप्शंस में देखना है, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड लगा है, एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड, ठीक है, विद जॉय विद जॉय विद जॉय विद जॉय सब में लिखा है, दैट इसी में लिखा हुआ है और किसी में नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ इज लगा हुआ है, ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए दैट भी लगा है, सी वाज भी लगा है, ये करेक्ट है। हाउ मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट में हाउ ब्यूटीफुल को हाउ ब्यूटीफुल नहीं रखेंगे, एक्सक्लेमेटरी को एक्सक्लेमेटरी में रखेंगे ही नहीं, ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। पहला वाला इज की वजह से गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका 2। क्लियर हो गई बात। चलिए अब 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक एडीएम दिया हुआ है, उस एडीएम की मीनिंग है पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सपना जो पूरा होना लगभग असंभव हो। क्या होगा, असंभव, इम्पॉसिबल, ऐसा कोई ड्रीम, ऐसा कोई सपना जो आपका पूरा होना क्या लग रहा हो, जिसका पूरा होना लग रहा हो इम्पॉसिबल। क्लियर हो गई बात, ये हो गया असंभव, असंभव सपना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर होता है। अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, इसमें आ और ड्रीम के बीच में गैप होना चाहिए था, वो टाइप होने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो पहला मिल गया ना, आ ड्रीम या आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, यही हो गया ना, पूरा होने में असंभव। अब यहाँ देखिए दूसरे में लिखा आ ड्रीम और आइडिया दैट इज लाउडली प्रोक्लेम्ड, लाउडली प्रोक्लेम्ड नहीं होगा, और ना ही कीप्स गेटिंग रिपीटेड होगा, और ना ही नियरली अकम्प्लिश्ड होगा, बल्कि अनलाइकली टू हैपन, जिसका पूरा होना संभव नहीं है, वो ए वाला होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, साइनोनियम और गिवन वर्ड क्या है, मंच है। मंच का मतलब एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली मंच का मतलब होता है जुगाली करना। अब आप लोगों में बताइए कितने लोग जानते हैं जुगाली करना। हम ये नहीं पूछ रहे हैं जुगाली करते हैं कि नहीं करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जुगाली करना किसे कहते हैं, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं जुगाली करना। जिन लोगों ने जानवरों को चारा खाते हुए देखा होगा उन्हें पता होगा। तो देखिए जानवर क्या होता है, जब चारा खा लेते हैं तो चारा वो शुरू में तो खाते जाते हैं, पेट में डालते जाते हैं, उनके पेट में 4 चैम्बर होता है, ऐसे ऐसे 4 चैम्बर होता है, ठीक है, 4 चैम्बर वाला पेट होता है। तो वो जब कुछ खाते आते हैं तो एक मतलब खाते खाते एक पेट में चला जाता है उनका, बाकी खाली रहता है। जब यहाँ चला आता है ऐसे स्टोर करते जाएंगे, खाते जाएंगे रखते जाएंगे, खाते जाएंगे रखते जाएंगे, अभी उसको पचाया नहीं है, कुचा नहीं है। उसके बाद जब पेट भर जाएगा उसके बाद आराम से बैठेंगे एक जगह। तो देखा होगा जानवर जब खाना वाना खाने के बाद कहीं बैठते हैं तो उनका मुंह चलता रहता है, लगातार मुंह चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और मुंह से झाग निकलता रहता है, तो वो एक्चुअली उनका सलाइवा होता है। तो ये पेट में से फूड को फिर वापस ले आते हैं मुंह में, और मुंह में से फिर ले जाते हैं जुगाली करके, उसको पचा उचा के फिर से ले आते हैं कहाँ, पेट में कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये जो जुगाली करते हैं खाना खाने के बाद, उसी को कहा जाता है मंच। ठीक है ना। आप लोगों में से कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया और सोच रहे होंगे कि मंच चॉकलेट की बात हो रही है। ठीक है ना। तो चॉकलेट खोरो, मैं चॉकलेट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं जानवरों के जुगाली करने की बात कर रहा था। तो जुगाली करना मतलब क्या होता है, कुछ चबाते रहते हैं हमेशा। तो अब च्यू का मतलब क्या होता है, कुछ चबाते रहना, ये हो जाएगा। फ्लू का मतलब हो गया उड़ जाना, ये लगेगा नहीं। बर्प का मतलब क्या होता है, डकार लेना। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। और डकार तो सभी ने लिया होगा, कभी पेट के ऊपर तक खा लेते हैं तो वो डकार आती है, उसको कहते हैं डकार लेना। और ड्रू का मतलब क्या होता है, ड्रा ड्यूड्रोन, ड्रा की सेकेंड फॉर्म है, ये तो पता ही है। ठीक है, तो सबसे सुटेबल आंसर कौन होगा, मंच का, च्यू, चबाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि साइनोनियम, फिर एक बार आ गया साइनोनियम किसका, टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना। किसी की सेवा, किसी की नौकरी टर्मिनेट कर दी जाती है तो क्या हो जाती है, सेवा समाप्त। सेवा समाप्त, समाप्त मतलब एंड कर देना, फिनिश कर देना, किसी काम को क्लोज कर देना। कौन आएगा, कंडक्शन, कंडक्ट कराना, तो ये तो होता है कोई काम करवाना, ये तो लगेगा नहीं। फिर आएगा कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाया, कन्विक्ट से बना हुआ है, तो कन्विक्शन होता है ना, किसी को के ऊपर आरोप लगाना, ये हो गया कन्विक्शन, सिद्ध हो गया। कंक्लूजन, कंक्लूड करना मतलब क्या हुआ, कंक्लूड करना मतलब एंड कर देना या इसको क्लोज कर देना, तो कंक्लूड कर दिया, ये ठीक जा रहा है। कंसोलेशन सांत्वना के लिए होता है, ये आएगा नहीं, ये तीनों नहीं आएंगे। तो फिर एक ही ऑप्शन आ रहा है कंक्लूजन, एंड करने के लिए जो एक इसमें ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है टर्मिनेशन का कंक्लूजन। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया अब 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह क्या रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। दे रहे हैं कि आप इसमें से कोई एरर ढूंढ के बताइए। ठीक है ना, एरर होगी ही ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं पर भी नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब एरर होगी ही होगी। ठीक है, आइए ढूंढते हैं कहाँ पर है फिलहाल एरर। तो यहाँ लिखा है कि द सी हैज़ बिकम, यहाँ तो ठीक है, एंड चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो गलती मिली कहाँ पे, एन, क्योंकि चीप जो लिखा हुआ है CHEAP, इसका जो पहला CH है उसको हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं च, और च प्रोनाउंस करेंगे। च एक कंसोनेंट होता है और कंसोनेंट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन नहीं लगाते हैं। ठीक है, एन वावेल साउंड के पहले लगाते हैं। च कंसोनेंट साउंड है, इसके पहले एन नहीं लगना चाहिए था, तो ये एन जो लगा है वो गलत हुआ, और आपका आंसर पोर्शन कौन सा हुआ, एन चीप, ये आपका आंसर हो गया ए वाला। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आपको एंटोनियम बताना है। किसका एंटोनियम बताना है, स्टालवर्ट का। स्टालवर्ट का मतलब क्या होता है, मजबूत, ताकतवर, ब्रेव, बोल्ड, सो ये सबसे आता है, रिलेटेड है ये। मजबूत हो गया, ब्रेव के लिए यूज किया जाता है, ब्रेव है, स्ट्रांग है, स्टाउट है, फर्म है, ये सब आता है। ठीक है, तो सैनोनियम क्या हो गया, ये फर्म तो उसका सैनोनियम हो गया। कावर्डली क्या हो गया, ये कावर्डली उसका एंटोनियम हो जाएगा, अपोजिट, क्योंकि स्टाउट माने भी मजबूत होता है, सैनोनियम होगा। रोबस्ट मतलब हट्टा कट्टा, सैनोनियम होगा। तो ए वाला, सी वाला और डी वाला, ए सी और डी लगभग सिमिलर हैं। ए वाला, सी वाला और डी वाला सब मजबूत हैं। ठीक है, स्टालवर्ट भी मजबूत है। तो एक ऑप्शन बच रहा है कावर्डली, यही होगा कमज़ोर, डरपोक के लिए। तो आपका जो एंटोनियम होगा, स्टालवर्ट का एंटोनियम होगा, वो होगा कावर्डली। तो आपका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, और हमारा जो ये है वो थोड़ा भाग गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, ठीक है ना, यहाँ सेटिंग कभी कभी भाग गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया है कि इसको सब्स्टिट्यूशन के लिए आया है। देखें कि कोई अंडरलाइंड पार्ट है, अंडरलाइन तो किया नहीं है, गलती से ऐसा हो गया है।
ठीक है ना। अंडरलाइन सेगमेंट ये गलती से हो गया कि किया नहीं है मैंने, फिलहाल मैं आपको दिखा दे जू, ठीक है ना। तो यहाँ तक होगा। देखिए आर स्कैप्ड फ्रॉम द जू, हैव स्कैप्ड फ्रॉम द जू, इज स्कैप्ड फ्रॉम द जू, इसका मतलब यही वाला पोर्शन हमारा अंडरलाइन रहा होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ कोई गलती है क्या। आइदर द बियर्स और द लायन। अब आपको वो वाला रूल याद करिए ज़रा, जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था तो हमने कहा था आइदर और से अगर कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है। तो ये लगा आइदर और से जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट है, बियर्स और लायन है, तो हैज़ किसके अकॉर्डिंग लगेगी, लाइन के अकॉर्डिंग। और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो कोई गलती तो है नहीं, ठीक है ना। और फ्रॉम भी ठीक है, जो उसमें जू से भागने के लिए फ्रॉम लगा हुआ है, तो इस सेंटेंस में फ़िलहाल कोई गलती नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा वो नो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। इसको इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई गलती है ही नहीं। अच्छा अगर करते भी हैं तो एज के ही इज स्कैप्ड करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पैसिव में हो जाएगा, जबकि लायन खुद भागा होगा, वो पैसिव में भागने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो आर स्कैप्ड भी नहीं होगा। हैव स्कैप्ड हो सकता था, लेकिन हैव किसके लिए लगाना है, लायन के लिए, लायन अकेला ही है, तो हैव नहीं सही है, इसके लिए हैज ही सही है, ठीक है। तो वो जो सेंटेंस लिखा था वो अपने आप में कंप्लीट और सही है, उसको इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका ऑप्शन होगा नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एंटोनियम आपको बताना है, किसका एंटोनियम बताना है, स्लर का। और स्लर का मतलब क्या होता है, कलंक। कलंक समझ रहे होंगे, ये शब्द सुना होगा, किसी की जब बदनामी होती है उसके ऊपर कलंक लगता है तो उसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो कलंक हो गया, किसी की बदनामी होगा, किसी का अपमान होना। तो इंसल्ट तो सिमिलर हो जाएगा, मिक्सचर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा हो गई, तारीफ हो गई, कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, ठीक है, तारीफ हो जाएगी। असॉर्टमेंट यहाँ पे लगेगा नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। वैसे असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। मतलब बता दूं, हालांकि यहाँ उसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, फिर भी मतलब जानते रहिए, कभी पूछ लिया गया तो असॉर्टमेंट क्या हो गया, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मिक्सचर का कोई लेना देना नहीं, इंसल्ट सिमिलर हो गया और कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, अपोजिट हो गया, एंटोनियम हो गया। तो स्लर का मतलब होता है कलंक लगना, किसी की लाइफ में किसी के नाम पर कलंक लगना। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसकी तारीफ होना, प्रशंसा होना, तो अपोजिट यही होगा। क्लियर हो गई बात, चलिए ठीक है और आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में देखिए फिर एक बार खाली जगह दी हुई है, 1 से 2 के करीब फिलर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए फिलर भरना है तो हमें कैसे भरना है, देखिए जब कोई चीज़ सीरीज में लगी होती है, सोशल आइसोलेशन एक चीज़ हो गई, ओवर क्राउडिंग दूसरी चीज़ हो गई, और तीसरी चीज़ आपको भरनी है ये चीज़ें ऑफ और सोसाइटी, हमारी सोसाइटी की ये सारी चीज़ें, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, और कुछ दूसरे फैक्टर हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस, तनाव के लिए ये सब जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। तो तनाव के लिए क्या क्या जिम्मेदार है, ये तीसरी बात जो होगी वो भी तनाव के लिए जिम्मेदार होगी। तो ऑप्शन में से कोई ऐसी चीज़ लेना हो जो तनाव के लिए जिम्मेदार हो। तो ये हो गया सोशल आइसोलेशन तनाव के लिए जिम्मेदार है, ओवर क्राउडिंग तनाव के लिए जिम्मेदार है, और ऑप्शंस में से ये तीसरी कौन सी चीज़ है जो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चीपनेस तो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी नहीं, अट्रैक्टिवनेस कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, अट्रैक्टिव तो इननेस अच्छी चीज़ है। कम्पिटिटिवनेस होगी, ये हो सकता है कि स्ट्रेस का कारण बने, क्योंकि कम्पिटिटिवनेस जब होती है, जब प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, तो स्ट्रेस होता है। अफोर्डेबिलिटी से कंपटीशन, अफोर्डेबिलिटी से स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर आप किसी चीज़ को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे, ये नहीं होगा। और अट्रैक्टिवनेस से भी स्ट्रेस नहीं आएगा। चीप होगी कोई चीज़ तब भी स्ट्रेस नहीं आएगा, बस कम्पिटिटिवनेस। सेल्फ आइसोलेशन है, ओवर क्राउडिंग से मिलता जुलता क्या हो गया, यही कम्पिटिटिवनेस होगी जो कि स्ट्रेस को पैदा कर सकती है। क्लियर हो गई, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहे हैं, एक आइडियम दिया हुआ है, उसकी मीनिंग बतानी है। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क है, किससे बना हुआ है, हरक्यूलिस से बना हुआ है। हो आज हरक्यूलिस, आपने नाम सुना होगा, हरक्यूलिस एक साइकिल आती थी, ठीक है ना। तो हरक्यूलिस जो है
वो रोम में गॉड ऑफ वार हैं। हरकुलिस क्या हैं? रोम के गॉड हैं। जैसे मान लो कि वो हमारे यहाँ के हनुमान जी समझ लो, ठीक है। तो हरकुलिस जो हैं हमारे यहाँ के हनुमान जी की तरह हैं, मतलब कि कोई ऐसा काम नहीं है जो हनुमान जी कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हरकुलिस, कोई ऐसा काम नहीं था जो हरकुलिस नहीं कर सकते थे, मतलब कठिन से कठिन काम कर लेते थे। तो कठिन से कठिन काम हरकुलिस कर सकते थे। तो जिस काम को हम हरक्यूलियन टास्क कहेंगे वो काम क्या होगा? आसान होगा कि कठिन होगा? जाहिर सी बात है कि हरक्यूलियन टास्क एक ऐसा कार्य होगा जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी। दैट मीन्स हरक्यूलियन टास्क इज़ अ काइंड ऑफ वर्क विच विल डिमांड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ। तो ठीक है, ढूंढते हैं ऑप्शन। अ जॉब दैट ओनली पीपुल आर असाइंड, वीक पीपल जिसमें असाइन किए जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। जॉब दैट मेक्स एवरीवन फील प्राउड, ये भी नहीं है। अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टॉकिंग एंड इन्फॉर्मेशन, ये भी नहीं होगा। अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, यही होगा हमारा आंसर, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इन 4 सेगमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? एरर का पूछा हुआ है। यहाँ लिखा है वोंट यू प्लीज़ कम, ठीक है। वोंट लगा है, वोंट वुड नॉट हो गया, तो प्लीज़ कम, कम ठीक है। टू हेल्प मी, ये भी ठीक है। अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स, ठीक है। तो हेल्प मी अलॉन्ग दिस प्लेस, अब ये हो गया ना, किसी जब हम कोई चीज़ उठाने में किसी की हेल्प करते हैं तो क्या लगता है? हेल्प समबडी, किसी पर्सन की हम हेल्प कर रहे हैं तो जो चीज़ उठाने में मदद करते हैं उसके साथ क्या लगता है? विद लगेगा, विद के साथ समथिंग लगेगा। तो हेल्प विद, हेल्प के साथ क्या लगाएंगे? विद। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैग है और बहुत भारी बैग है, और हम किसी से कहते हैं कि मतलब कि आप मेरे ये बैग उठाने में मेरी मदद करेंगे। तो बैग उठाने में मदद करना, इसके लिए हम कहेंगे कि प्लीज़ हेल्प मी विद माई बैग। क्या कहेंगे? प्लीज़ हेल्प मी विद माई बैग। तो इसका मतलब होगा कि हेल्प उठाने में मेरी मदद करिए। तो हेल्प के साथ विद लगाएंगे तब होगा मदद करना, अलॉन्ग लगाने से नहीं मदद करना होगा। तो हेल्प के साथ ये जो अलॉन्ग लगा है उसकी जगह क्या होना चाहिए? हेल्प मी विद दिस बॉक्स। अब यहाँ क्या होगा? कहाँ गलती होगी? ये जो अलॉन्ग लगा हुआ है यही गलत है, इसका मतलब एरर किस में हो गई? ए में हो गई। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन देख के लग रहा है साफ साफ क्या कह रहे हैं ये। तो स्टेटमेंट छोड़ के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन है भैया? ये अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। अरेंजमेंट करना है तो देखो बट से शुरू हुआ है, यहाँ तो होगा नहीं, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ नहीं होगा। अब इसको हम लोग कहाँ देखते हैं? थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। बट से स्टार्ट हो रहा, होगा नहीं। और व्हेन ही वाज, ही अभी हमें मिला नहीं है कहीं पे, कहाँ है ये? मिला नहीं। थिंकिंग दैट इट वाज, इट लगेगा नहीं हमारे साथ अभी, ठीक है ना। वैसे भी इसमें ही लगा हुआ है, ये लगेगा नहीं। तो हमें इन सब चीज़ों का ऑप्शन ढूंढना। देखिए यहाँ भी ही लगा हुआ है, लगेगा नहीं। पहले में ही और बी में ही और सी में भी इट और ही लगा हुआ है, तो फिर हमें कहाँ मिलेगा ये? डी में देखो लिखा है अ डॉग हैड स्टोलन अ पीस ऑफ मीट आउट ऑफ बूचर शॉप। एक कुत्ता था जो बूचर की शॉप, बूचर की शॉप क्या होता है? कसाई की दुकान होती है जो मांस बेचते हैं, मतलब काट के खाना वाना बनाने के लिए, वो ये होता है। तो मीट वगैरह की जो दुकान होती है उसको कहते हैं बूचर शॉप, ठीक है। तो डी से स्टार्ट होगा, ये बात तो तय हो गई, लेकिन डी से ये यहाँ भी डी लिखा हुआ, यहाँ भी डी लिखा हुआ है। तो कहानी पढ़ते हैं हम लोग, वैसे अरेंज तो हो जाएगा ऐसे भी। देखिए लिखा हुआ है कि बट इन स्नैपिंग एट द सपोज्ड ट्रेजर, मतलब कल्पना किया था उसने, एक खजाना था सपोज्ड, उस पर उसने झपट्टा मारा। ऐसा करने में ही ड्रॉप्ड द बिट ही वाज कैरिंग एंड सो लॉस्ट ऑल। तो जो सपोज्ड ट्रेजर था, जो खजाना उसको दिख रहा था, उसको झपटने में जो उसके पास था वो भी चला गया पानी में, ठीक है। अभी तो कहानी कुछ समझ में नहीं आई। When he was crossing a river on his way home, अपने घर जाते समय उसे एक नदी पार करनी है। तो जब नदी पार कर रहा था तो he saw
हिज ओन शैडो, उसको अपनी ही परछाई दिखी किसमें, नदी के पानी में। ठीक है, आगे लिखा कि थिंकिंग दैट इट वाज अनदर डॉग, उसने सोचा कि ये दूसरा कुत्ता है, विद अनदर पीस ऑफ मीट, जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा है। तो ही रिजॉल्व, उसने सोचा, टू मेक हिमसेल्फ मास्टर ऑफ दैट आल्सो, उसने सोचा कि ये वाला मांस का टुकड़ा भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो कहानी कुछ समझ में आ गई कि नहीं आ गई। डी में लिखा है कि एक कुत्ता जिसने एक बूचर की दुकान से मांस का एक टुकड़ा उठाया था। तो सबसे पहले क्या होगा, उसने बूचर की दुकान से मांस का टुकड़ा उठाया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो नदी पार कर रहा था, ठीक है, जब वो नदी पार कर रहा था तो उसने नदी में अपनी परछाई देखी और उसको लगा कि ये दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में मीट है। तो उसने ये सोचा कि हम इस कुत्ते के मुंह में जो है, जो मीट लिया हुआ है, क्यों ना इससे छीन लेते हैं। तो ये सी वाला तीसरा हो गया। उसके बाद जब वो ऐसा कर रहा था, जब वो झपट्टा मारा है पानी में, अपना मुंह खोल के झपट्टा मारा, तो उसके मुंह में जो मीट का टुकड़ा था वो भी पानी में गिर गया और जो पानी में कुत्ते के पास था वो भी गायब हो गया। तो ये आ गया चौथे नंबर पे। तो ये कहानी है पूरी तरह से। तो पहले क्या लगा, डी, उसने मीट का टुकड़ा चुराया। उसके बाद क्या लगना चाहिए, जब वो नदी पार कर रहा था तो नदी में एक कुत्ते की परछाई देखा, ये दूसरा होगा। फिर उसने ये सोचा कि हम इसका वाला भी छीन लेते हैं, तो उसके बाद सी लग जाएगा। उसके बाद क्या लगना चाहिए, उसके बाद लगना चाहिए ऐसा करने में उसके मुंह से भी जो मीट का टुकड़ा था वो पानी में गिर गया। तो हो गया डी, बी, सी, ए, और आपका आंसर कौन सा हुआ, डी, बी, सी, ए, सी आंसर हुआ। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है भाई, पैसिव वॉइस में बनाना है। मैं यहाँ से देख लीजिए आप, फिर वही बात हो गई, ये भाग जाता है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो ये आज पता नहीं क्यों गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलिए कल से तो इसके हम कोई उपाय कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, पैसिव वॉइस में आपको बनाना है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी। तो देखिए पैसिव वॉइस में हमें सबसे पहले देखना होगा कि ए मैन बॉट अ पैरट। तो बॉट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, पैरट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये पहले आ जाएगा। दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेज, ऐसा पैरट जो 5 लैंग्वेजेस बोलता था। तो ये वाला पोर्शन किसके साथ लगेगा, पैरट के साथ ही यूज किया जाएगा। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, पैरट की विशेषता है तो पैरट के साथ रहेगी। तो पैरट के साथ ये पूरा का पूरा एक साथ रहेगा। ठीक है ना, इतना होगा। उसके बाद ये पैरट खरीदा था एक आदमी ने, तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म। ये चूंकि बॉट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो हमें बॉट के साथ वाज के साथ बॉट लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब ढूंढते हैं, पैरट से स्टार्ट करना है। अ पैरट दैट स्पोक 5, पहले लिखिए अ पैरट दैट कुड स्पोक 5 लैंग्वेजेज। ठीक है ना, बॉट, बॉट केवल लगेगा, ये पैरट ने खरीदा था आदमी को, ये तो गलत हो गया, वाज लगाना चाहिए था ना। तो अ पैरट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेज, अ पैरट, ध्यान रखिएगा, दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेज वाज बॉट बाय द मैन, ये करेक्ट हो गया। अ पैरट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेज हैड बीन नहीं होगा, जब यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो उसके बदले में हैड बीन तो हो नहीं सकता, गलत हो गया। डायरेक्ट बॉट भी नहीं होगा, गलत हो गया। तीसरा है वाज बॉट, ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या लिखा, अ पैरट दैट स्पोकन, ये स्पोकन ऐसे स्पोकन नहीं लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी ना सीधे सीधे। तो यहाँ क्या हो गया, दैट स्पोक होना चाहिए था, इसलिए ये डी वाला भी गलत हो गया। एक आंसर बचा आपका कौन सा, सी वाला, यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर चुके हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या क्या रहे हैं, पहले तो ये देख लीजिए, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब क्या हुआ, एक पार्ट अंडरलाइन किया गया है, उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है अगर ज़रूरत हुई तो, इन केस। तो ये क्या किया गया, अंडरलाइन पार्ट ये है, हियर्स टू। तो जब देखिए वर्ब से जब सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब में एस करके स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है। जब भी इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं
ना कि वर्ब में एस या ईएस लगा के शुरू करते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो यहाँ गलत तो हो गया। हियर्स टू द न्यूज़ टुनाइट एट 9 PM एज देयर विल बी एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट द बजट। ठीक है, तो हियर्स टू नहीं, जब कहा जाता है कोई चीज़ सुनो, और दूसरी बात टू जो है हियर के साथ लगता नहीं है। ये जो टू लगा हुआ है वो हियर के साथ नहीं लगता। टू किसके साथ लगता है? लिसन के साथ लगता है। कहते हैं लिसन टू मी, तो लिसन के साथ टू यूज किया जाएगा, हियर के साथ नहीं। तो लिसन में यहाँ देखिए, लिसन ये वाला नहीं होगा, क्यों? ये सेकेंड फॉर्म में है। अभी मैंने कहा था इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है, हियर के बाद टू लगता नहीं है। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा नहीं, क्योंकि वो गलत है। तो फिर आपको क्या लगाना चाहिए? अगला ऑप्शन देख लेते हैं ना हम, जो गलत हो रहा है, तो ये अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो होगा क्या? ये होगा लिसन टू। लिसन के साथ ही मैंने कहा था टू लगता है। क्लियर? तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है 17? तो ये कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। एक सेंटेंस दिया है, उसके लिए एक वर्ड में क्या लिखा जा सकता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन कह रहा है कि वन हु स्टडीज द ऑकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो वो जो नंबर की मीनिंग बताते हैं कुछ लोग, जैसे ज्योतिषी टाइप के होते हैं, और ये लोग नंबर वगैरह जोड़ करके भविष्य बताया करते हैं। एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो संख्याएं उनको जोड़ जाड़ करके और ह्यूमन लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको वैसे ही जैसे ज्योतिषी वगैरह बताते हैं वैसे ही ये लोग बताते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? एस्ट्रोनॉमर होता है अंतरिक्ष यात्री। प्रोफेट क्या होता है? देवदूत, फरिश्ता, पैगंबर। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? ये होता है ज्योतिषी। तो ये जो ज्योतिषी होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये संख्याओं वाले नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? तारों को, स्टार्स के जो मूवमेंट होते हैं, ठीक है, बुध इधर गए, शुक्र उधर गए, शनि उधर जा रहे हैं, मंगल बैठे हैं और शुक्र अस्त है, ऐसे ऐसे। तो जो तारों की गति का मनुष्य के जीवन पर इफेक्ट बताते हैं वो कौन होते हैं? एस्ट्रोलॉजर होते हैं। और जो संख्याओं के आधार पर मनुष्य का फ्यूचर बताते हैं उनको न्यूमरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूमरोलॉजिस्ट होगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने इसमें एस्ट्रोलॉजर लगा दिया था। तो एस्ट्रोलॉजर स्टार्स के मूवमेंट का ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट बताया जाता है, जो बताता है वो होता है। ठीक है ना। और न्यूमरोलॉजिस्ट क्या होता है? संख्याओं की गणना करके फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में बताते हैं कि क्या इफेक्ट होने वाला है। तो योर आंसर विल बी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका? हैविंग नो बाउंड्रीज आर लिमिट्स, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। तो कोलोजल तो होगा नहीं, ये शारीरिक होता है। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा होता है, तो बड़े के लिए लगेगा नहीं। इनफाइनाइट होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, असीमित होता है। ट्रिमेंडस मतलब बहुत बड़ा, तो ट्रिमेंडस मतलब होगा बहुत बड़ा लेकिन लिमिट होगी। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा लेकिन लिमिट होगी। और इनफाइनाइट जो होगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा? सी। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 19 एंड दिस वन बिलोंग्स टू द स्पेलिंग। क्वेश्चन इज आस्क्ड इनकरेक्ट स्पेलिंग। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बुके ठीक है, प्लेज ठीक है। बुके समझ रहे हैं ना क्या होता है? बुके फूलों का गुलदस्ता। प्लेज जान रहे हैं प्रतिज्ञा। एक्वेरियम ये स्पेलिंग गलत है। एवरेज ये भी स्पेलिंग सही है। एक्वेरियम में एक्चुअली जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? AQU होता है। ठीक है ना, AQU, ARIUM, एक्वेरियम, जहाँ मछलियाँ पाली जाती हैं। तो AQU होगा, ना कि ACQU होता। ये सी नहीं लगना चाहिए था। आपका आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए अब रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 वंस मोर बिलोंगिंग टू द रीअरेंजमेंट। एक कोहेरेंट पैराग्राफ को आपको रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट को ऊपर कर दे रहा हूँ, हम सीधे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन हमें करना है और क्वेश्चन कहा क्या रहा है, कहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आयल के सोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है ना। तो जो आयल के सोर्सेज की बात हो रही है, इसमें कौन कौन से सोर्सेज हैं, कैसे सोर्सेज हैं, उन्हीं पे चर्चा चल रही है।
तो सबसे पहले कहा इन्होंने कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, हालांकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है आर इट्स आयल, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इसके आयल की, which are extracted, processed and marketed for culinary, ठीक है ना, मेडिकल एंड कॉस्मेटिक यूजेस अलाइक। इन सब चीज़ों में इसके तेल को यूज किया जाता है, बेचा जाता है इसका तेल निकाल करके। किसका तेल निकाल करके अभी बात नहीं हुई, इट्स ऑयल, किसका ऑयल। अच्छा आगे आते हैं, कोकोनट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम क्लॉथिंग टू एनिमल फीड और टू ब्यूटी क्रीम्स। कोकोनट जो होता है, नारियल जो उसका जो प्रोडक्ट होता है उसके कई सारे यूज होते हैं। क्या क्या, अब क्लॉथिंग से ले करके एनिमल फीड तक, जानवर भी उसको खाते हैं और ब्यूटी क्रीम भी उससे वगैरह भी इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, अगला है कि कोकोनट इज़ वेरी यूजफुल प्लांट, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, इसके प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा रेंज के होते हैं। बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम इट, जो इससे निकाले जाते हैं। आगे लिखा इट्स कर्नल इज हार्वेस्टेड, ठीक है ना, फॉर इट्स एडिबल फ्लेश। ठीक है, तो इसको उगाया जाता है किस लिए, इसकी एडिबल फ्लेश के लिए, नारियल जो खाते हैं हम लोग, गरी जिसको कहते हो वो वाले। डेलीशियस वाटर, इसमें पानी होता है, नारियल का पानी। अब पता ही है जिसको वो क्या होते हैं, डेंगू सेंगू हो जाता है उसको नारियल का पानी पिलाया जाता है, जिसकी प्लेटलेट घट जाती हैं। तो ये तो नारियल खाया जाता है, ऊपर से इसका पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसका जो हस्क है, हस्क मतलब इसकी काल, ऊपर देखते होते हैं ना जो छिलका निकलता है इसका, उसका बहुत स्ट्रांग फाइबर बनाया जाता है, जो रेशा होता है उससे रस्सी बहुत बढ़िया बनाई जाती है। तो सेंटेंस ये दिया जा रहा है कि ये है नारियल के बारे में। ठीक है, नारियल के बारे में बताने कितना यूज़फुल है और उसके अलग अलग पार्ट कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। तो पहले हम होल नारियल की बात करेंगे, पूरे कोकोनट की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके एक तरफ से पार्ट्स कैसे 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 यूज किए जा रहे हैं, यहाँ पर बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, होल कोकोनट की बात कहाँ की गई है, सी में। कोकोनट इज़ वेरी यूजफुल प्लांट, ठीक है ना, बहुत वाइड रेंज इसके प्रोडक्ट्स की है जो हम लोग यूज करते हैं। अब एक एक करके इसके वाइड रेंज की बात करोगे तो पहले ये जनरल में आया था कोकोनट का पेड़, अब एक एक करके हम लोग यूज करेंगे कि इसके बाद क्या चीज़ आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या किया, इसके पहले बताएंगे इसकी खेती के बारे में। हार्वेस्टेड फॉर इट्स एडिबल फ्लेश, पहले खाने वाले फ्लेश और डेलीशियस वाटर और उसका जो हस्क है उसकी बात हो गई, तीन चीज़ें ये हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि सी हो गया, अच्छा ये हो गया। फिर कहा कि कोकोनट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम क्लॉथिंग टू एनिमल फीड। तो यहाँ पर भी कोकोनट लिखा हुआ है, तो हमको ये लग रहा है कि पहले ये होगा, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है ना, सी होगा, सी के बाद बी होगा और बी के बाद तीसरा डी वाला तीसरे नंबर पे ले लेना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी आयल की बात हो गई, तेल की बात को हम लास्ट वाले नंबर पे ले लें तो ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने कहाँ से कहा था इसको, शुरुआत में ही इन्होंने शुरू में ही बोल दिया था कि अलग अलग काम से यूज किया जाता है। और क्लॉथिंग से लेकर के एनिमल फीड की बात हो गई, चारा, और बाद में क्रीम हो गई, तो लास्ट में तेल वेल की बात हो गई तो क्रीम में ले जाएंगे इसको। ये है ना क्यूलिनरी, मेडिकल, कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक यूज की बात लास्ट में। अब जब शुरुआत के सेंटेंस में कॉस्मेटिक यूज की बात लास्ट में की गई थी तो हम कॉस्मेटिक को लास्ट में गिनाएंगे भी, तो लास्ट में कॉस्मेटिक गिनाएंगे तो वो चौथा हो जाएगा। तो ये वाला चौथा सेंटेंस हो गया और सी वाले से हम शुरुआत कर रहे हैं, सी से शुरुआत करें तो वैसे भी दो ही हैं हमारे पास। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। हम स्टार्ट करेंगे किससे, सी से, और सी से शुरू करेंगे तो केवल दो ऑप्शन हैं, केवल दो ऑप्शन है, तो सी के बाद ए लगा भी नहीं सकते हो क्योंकि ए वाला आखिरी है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हम सी के बाद बी लगा लें क्योंकि ए आ नहीं सकता, ए आखिरी है, तभी तो डी के बाद ए लगेगा। क्लियर, आपका आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, आगे बढ़ें। तो अगला है ये क्लोज टेस्ट है। अब आप जानते हैं क्लोज टेस्ट में क्या करना होता है, हमें एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ के आधार पर हमें भरना है फिलर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, पहले भरना मत शुरू करिए, पहले पैराग्राफ पढ़िए। और पैराग्राफ का है क्या रहा है, पैराग्राफ है, देखिए लिखा हुआ क्वार्टर, लिखा है अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
ठीक है, वाटर एक सब्सटेंस है जो कि वाटर और हाइड्रोजन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से बना है। डैश इन गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स, जो कि गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। पाया जाता है का मतलब क्या हुआ, जिसका अस्तित्व है। आगे लिखा है इट इज़ डैश ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड एसेंशियल डैश कंपाउंड्स। ठीक है, तो इट इज़ डैश ऑफ द, अब में से एक होगा, इट इज़ वन ऑफ द, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड एसेंशियल डैश कंपाउंड्स। उसके बाद क्या लिखा, अ टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं होता, कलरलेस होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, मतलब क्या होगा, स्वादहीन, गंधहीन, रूम टेम्परेचर पे। आगे लिखा है कि इट हैज़ द इम्पोर्टेंट डैश टू डिसॉल्व मेनी डैश अदर सब्सटेंसेस, मतलब क्या हुआ कि ये दूसरे सब्सटेंसेस को अपने आप में घोल लेता है, घुला देता है, तो ये उसकी एक खासियत हो गई, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। इंडीड द डैश ऑफ वाटर, अब यहाँ कोई चीज़ है, वाटर की कोई प्रॉपर्टी है, एज अ सॉल्वेंट, वही बात हुई ऊपर से घुलनशील की, तो एक सॉल्वेंट के रूप में इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो खासियत है, इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हम अब देखिए सबसे पहला वाला क्या भरेंगे कि पानी जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्सटेंस है, और जो कि पाया जाता है गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स में। तो पाया जाता है के लिए क्या लगाओगे, लास्ट लगाओगे नहीं, एग्जिस्ट मतलब पाया जाता है, ये ठीक है। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा बचना, अब पानी के लिए जिंदा बचने की बात कर नहीं है, और एंड्योर्स का मतलब हुआ चलना, इसकी कोई बात नहीं होती है। बात यहाँ हो रही है कि ये इस रूप में ठोस द्रव गैस के रूप में पाया जाता है, और उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे सुटेबल यहाँ पर क्या है, बी है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बच्चा लोगों, फिर देखिए वही कहानी आ गई, वही प्रॉब्लम। 22, ठीक है, ये रहा हमारा 22। आज इसकी सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 22, अब देखो हमें भरना है यहाँ पर, इट इज़ डैश ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड एसेंशियल कंपाउंड्स, तो इट इज़ वन ऑफ द, जाहिर सी बात है, सिंगल ऑफ द, यूनिक ऑफ द और लोन ऑफ द नहीं होगा, इट इज़ वन ऑफ द। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए। अगला चलिए देखते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है भाई, ये आ जाओ, तो यहाँ हो गया इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड एसेंशियल डैश कंपाउंड्स। कैसा कंपाउंड है, एसेंशियल ऑफ कंपाउंड्स, यहाँ प्रीपोजिशन लगाना है, मोस्ट एसेंशियल ऑफ कंपाउंड्स में से एक है, तो ऑफ लगाओगे, तो 23 में क्या हो गया, फिर ए हो गया। चलो देखते हैं 24 में क्या है। 24 कह रहा है, ये रहा आपका फिलर नंबर यहाँ पर 24, और ये कह रहे हैं कि एक टेस्टलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इट हैज़ द इम्पोर्टेंट डैश, इसमें एक इम्पोर्टेंट डैश चीज़ पाई जाती है, किसी भी चीज़ों को या तमाम सारी चीज़ों को घुला लेने की, डिज़ॉल्व, घोल देने की। तो पानी में हर चीज़ घुल जाती है, ये पानी की क्या है, ये पानी का नैक है या कॉम्पिटेंस है या एबिलिटी है या प्रोफिशिएंसी है। देखो नैक और कॉम्पिटेंस और प्रोफिशिएंसी सबका मतलब होता है कुशलता, तो ये पानी की कुशलता है। कुशलता क्या होती है, हाथ से हम जो काम करते हैं उसके लिए कुशलता यूज किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी को कुशलता नहीं कहते, केमिकल प्रॉपर्टी है तो उसको हम क्या कहते हैं, एबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना, तो पानी में हर चीज़ घुल जाती है, ये पानी की क्या होगी, एबिलिटी होगी। ठीक है ना, क्षमता होगी, ना कि कुशलता होगी। ठीक, नेट, कॉम्पिटेंस और प्रोफिशिएंसी, तीन के तीनों वर्ड किसके लिए लगा है, कुशलता के लिए, स्किल के लिए है। तो कोई चीज़ पानी में किसी चीज़ का घुल जाना या पानी का किसी चीज़ को घुला लेना उसकी कुशलता नहीं है बल्कि एबिलिटी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी वाला। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं कि यहाँ पे अदर चीज़ों को घुलाने की क्षमता है। इंडीड द डैश ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो इसकी क्षमता है पानी की एक सॉल्वेंट के रूप में, इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या चीज़ है? वैलिडिटी, तो यहाँ कानून वैलिड और इनवैलिड की तो कोई बात नहीं आ रहा है, वेलोसिटी भी नहीं आ रही है यहाँ पे, और वेरासिटी मतलब क्या होता है? सत्यता, ट्रुथफुलनेस। तो पानी की सत्यता, ये तो कोई बात नहीं बन रही यहाँ पे। हमने सत्यता गलत लिख दिया है, किसी ने देखा तो नहीं ना? हाँ, बस नहीं देखे हो तो ठीक है, ठीक। सत्यता इतना ही लिखना चाहिए था, हम एकता अलग से लिख दिए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वर्सटैलिटी का मतलब क्या होता है? बहुमुखी प्रतिभा, मल्टी टैलेंट, जो कई गुण होता है। तो ये पानी की वर्सटैलिटी हो गई, क्योंकि पानी में कई सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसलिए इसमें यहाँ पर 25 में तो हमें वर्सटैलिटी ही लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से हम लोगों ने आज किए कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। तो दीज वर द 25 क्वेश्चंस ऑफ सीजीएल आस्क्ड इन 2020 के सीजीएल में जो पूछे गए थे सेट नंबर 7 में, वो 25 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके। अब फिर हम लोग अगले में अभी सीजीएल ही चलते रहेंगे अप्रैल तक, जब तक सीजीएल का पेपर होगा तब तक हम लोग सीजीएल का ही करते रहेंगे। पेपर ख़त्म हो जाएगा तो सीएचएसएल करेंगे, उसके बाद सीएचएसएल ख़त्म हो जाएगा तो एमटीएस का करेंगे, मल्टीटास्किंग करेगा या मिक्स करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल प्योर सीजीएल में ही हम लोग चलेंगे, ठीक है। और इसके साथ में हम लोग वर्ब फॉर्म्स पर, प्रीपोजिशंस पर और इस तरह के तमाम फुटकर चीज़ों पे काम करते रहेंगे। और जो क्या कहते हैं, फिक्स थीमेटिक वोकैब वाला काम चल रहा है वो तो खैर चलता ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सीजीएल के अगले सेट के साथ मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।